नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कल की तासिका में हमने साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तिगत तथा साहित्यिक जीवन पर चर्चा की है। आज हम प्रेमचंद द्वारा लिखित नैराश्य इस कहानी की ओर बढ़ेंगे। प्रेमचंद द्वारा लिखित नैराश्य यह कहानी एक ऐसी स्त्री की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है, एक ऐसे स्त्री के दुख को अभिव्यक्त करती है जो केवल पुत्रियों को जन्म देने के कारण सभ्य समाज के द्वारा, सुशिक्षित समाज के द्वारा अभागिनी कहलाई जाती है। इस कहानी के केंद्र में निरुपमा नामक वह स्त्री है जो केवल इसीलिए अभागिनी है, केवल इसीलिए समाज की घृणा का, परिवारजनों की घृणा का शिकार है क्योंकि उसने एक के बाद एक 3 बेटियों को जन्म दिया है। तथाकथित रूप से सभ्य कहलाए जाने वाले इस समाज में किस प्रकार से आज भी पुत्र को कुलदीपक तथा पुत्री को दोयम स्थान की अधिकारिणी समझा जाता है, इसका अतिशय वास्तविक चित्रण प्रेमचंद ने नैराश्य इस कहानी में किया है। कहानी की नायिका है निरुपमा। कहानी का आरंभ कुछ इस प्रकार से होता है कि आज पुरुष अपनी स्त्री से इसीलिए नाराज रहते हैं कि उसने लड़कियों को जन्म दिया है, लड़कों को क्यों नहीं। वे भली भांति जानते हैं कि इसमें स्त्री का कोई दोष नहीं है, फिर भी जब देखिए तब स्त्री से रूठे रहते हैं, उसे अभागिनी कहकर उसके मन को दुखाया करते हैं। निरुपमा जो इस कहानी की मूल पात्र है, उन्हीं अभागिनी स्त्रियों में थी और घमंडी लाल त्रिपाठी जो निरुपमा के पति है, उन्हीं अत्याचारी पुरुषों में से एक है। निरुपमा को 3 बेटियां लगातार हुई और वह सारे घर की निगाहों से गिर गई, अर्थात अपने ही परिवार जनों की घृणा का शिकार बन गई। सास ससुर की अप्रसन्नता की तो उसे कोई विशेष चिंता नहीं थी क्योंकि वे पुराने ज़माने के लोग थे जब लड़कियों को बोझ तथा पूर्व जन्मों का पाप समझा जाता था, किंतु उसे दुख तो अपने पति की अप्रसन्नता का था जो पढ़े लिखे आदमी होकर भी उसे जली कटी सुनाया करते थे। निरुपमा से सीधे मुंह बात तक नहीं किया करते थे। घर में धन का अभाव न था। अतिशय संपन्न परिवार में रहने के बावजूद भी निरुपमा को कभी साहस न होता कि किसी सामान्य वस्तु के लिए भी वह इच्छा प्रकट करे, क्योंकि वह समझती थी कि मैं वाकई में अभागिन हूँ, नहीं तो क्या भगवान मेरी कोख में केवल लड़कियां ही रचते। पति की एक मुस्कान के तथा मीठी बात के लिए उसका मन तड़प कर रह जाता, यहाँ तक कि वह अपनी बेटियों को भी प्यार करते हुए सुकुचाती थी, अर्थात संकोच का अनुभव करती थी। उसे लगता था कि पीतल की नथ पर इतना गुमान कैसे किया जाए, अर्थात यदि वह एक पुत्र की माँ होती तो पुत्र कुलदीपक कहलाता और परिवार वाले भी उससे इस तरह की घृणा नहीं करते, किंतु 3 बेटियों की माँ बनने के बाद पति और परिवारजनों की घृणा का शिकार निरुपमा अत्यंत दुखी रहा करती थी। वह पुत्र प्राप्ति के लिए मंगल का व्रत रखती, रविवार, निर्जला एकादशी और न जाने कितने सारे व्रत किया करती, पर किसी भी अनुष्ठान से उसकी
मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। हमेशा तिरस्कार, अवहेलना, उपेक्षा और अपमान को सहते सहते उसका मन अब इस संसार से विरक्त हो चला था। जहाँ कान एक मीठी बात के लिए और आँख एक प्रेम की दृष्टि के लिए तरस कर रह जाए, घर में अपनी कोई बात न पूछे, वहाँ जीवन से क्यों न अरुचि हो जाए। और यही कारण था कि निरुपमा भी अब अपने जीवन को त्यागना चाहती थी। एक दिन ऐसी ही घोर निराशा की दशा में उसने अपनी भाभी को एक पत्र लिखा। उस पत्र के एक एक अक्षर से मानो निरुपमा का दुख, उसके मन की पीड़ा टपक रही थी। भाभी ने उत्तर दिया कि तुम भैया के साथ घर चले आओ, क्योंकि यहाँ पर आजकल एक ऐसे महात्मा आए हुए हैं जिनकी प्राप्ति से तुम्हें पुत्र की, जिनके आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और मुझे ये आशा है कि उनका आशीर्वाद तुम्हारे लिए, तुम्हारी इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। निरुपमा ने अपने भाभी का यह पत्र घमंडीलाल त्रिपाठी, जो उसके पति थे, को दिखाया। त्रिपाठी जी उदासीन भाव से बोले कि सृष्टि रचना महात्मा के हाथ का काम नहीं है, बल्कि यह तो ईश्वर का कार्य है। फिर भी निरुपमा ने कहा कि महात्माओं में भी तो कुछ सिद्धि हो सकती है। हो सकता है कि इस महात्मा के आशीर्वाद से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और किसी प्रकार से अपने पति तथा ससुराल वालों को मनाकर निरुपमा अपने मैके चली जाती है। वहाँ पर तीनों बेटियों के साथ वह बड़े ही स्नेह से रहती है। उसकी भाभी भी उन तीनों पुत्रियों को गले लगाकर कहती है कि तुम्हारे घर के लोग कितने निर्दयी हैं, ऐसी फूल जैसी लड़कियों को पाकर भी अपनी तकदीर को रोते हैं। और फिर निरुपमा की भाभी एक ऐसी युक्ति के साथ निरुपमा को ससुराल वापस भेज देती है कि जिससे ससुराल वालों को इस बात का विश्वास हो जाता है कि निरुपमा यदि महात्मा द्वारा बताए गए सारे अनुष्ठानों को व्यवस्थित रूप से पूर्ण करेगी तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। 3-4 महीने के बाद निरुपमा अपने मायके से अपने भाभी की सारी बातों को बहुत अच्छे से सुनकर अपने ससुराल लौट जाती है। घमंडीलाल तो अब प्रत्यक्ष वरदान और आशीर्वाद की उपेक्षा ही करते रहे, क्योंकि इन बातों पर विश्वास करना उन्हें संकोचवश लगा। किंतु बावजूद इसके निरुपमा की भाभी की बातों को सुनकर वे मन में पुत्र प्राप्ति की आशंका संजोए हुए निरुपमा को अपने घर ले आए। घर आने के पश्चात निरुपमा की खातिरदारियाँ होने लगी, क्योंकि अब परिवारजनों की नज़र में निरुपमा उस महात्मा से आशीर्वाद लेकर आई थी, जिस महात्मा के आशीर्वाद को पाने के बाद अनेकों स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जब निरुपमा गर्भवती हुई तो सभी के मन में नई नई आशाएं उमड़ने लगी। जो सास उसे उठते बैठते गाली दिया करती थी, अब उसे बहुत ही प्रेम के साथ व्यवहार करती। यहाँ तक कि कभी निरुपमा कलसे का पानी या कोई चारपाई उठाने लगती तो सास बड़े ही स्नेह के साथ कहती कि रहने दो, मैं कर लूँगी। उन पर किसी बात का असर हुआ था या नहीं, यह तो निरुपमा नहीं जानती, किंतु
भाभी की इस युक्ति के बाद घर वालों के प्रति उसका जो व्यवहार था वह पूर्ण रूप से बदल गया था। जो घर वाले अब तक निरुपमा को खरी खोटी सुनाया करते, वे ही घर वाले अब उसके साथ कुछ ऐसा स्नेह का बर्ताव करने लगे थे जैसे कि वह इस घर की नई नवेली वधू हो। घमंडी लाल भी निरुपमा की हर एक इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करते। हर एक महीने निरुपमा की फरमाइश पर नई नई चीज़ें घर लाई जाती। निरुपमा का जीवन अब इतना सुखमय हो गया था जितना इससे पहले कभी नहीं था। महीने गुजरने लगे। निरुपमा को अनुभूत लक्षणों से यह ज्ञात हो गया कि इस बार भी शायद वह किसी कन्या को ही जन्म देगी, पर इस भेद को वह अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। सोचती थी कि सावन की धूप है, इसका क्या भरोसा, जितनी चीज़ें धूप में सुखानी हो सुखा लो, फिर तो घटा छाएगी ही। अर्थात परिवार वालों की ओर से जितना स्नेह सम्मान प्रेम मिल रहा है उतना बटोर लो, क्योंकि यदि इस बार भी पुत्री जन्म ही हुआ तो शायद वह पुनः अपने पति और ससुराल वालों के स्नेह से वंचित हो जाएगी। इसीलिए वह मन ही मन इस सारी स्थिति के विषय में सोचती है। इस कहानी में लेखक प्रेमचंद ने पुत्री जन्म को अभिशाप मानने वाले तथाकथित सभ्य समाज की मानसिकता का चित्रण किया है। घमंडी लाल त्रिपाठी एक ऐसे सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं जो शिक्षित होने के बावजूद भी अपनी पत्नी को केवल इसीलिए अभागिनी कहते हैं कि वे एक के बाद एक पुत्रियों को ही जन्म देती आई है। और निरुपमा एक ऐसी स्त्री के जीवन की व्यथा का चित्रण करती है जिसे 3 पुत्रियों की माँ होने के कारण अभागिनी कहा जाता है। इस सभ्य समाज की इस थोती मानसिकता को कि लड़का ही सब कुछ है और बेटी केवल बोझ है या फिर पिछले जन्म का कोई पाप है, को लेखक ने इस सुंदर कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। निरुपमा कभी इतनी मानशीला न थी, अर्थात जब परिवार वालों की ओर से उसे प्रेम मिलने लगा तब वह भी हर वह चीज़ करना चाहती थी जो इससे पहले उसने कभी नहीं की थी। घर में कोई उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि सभी को लगता कि यदि निरुपमा का दिल दुखे तो उसकी कोख में पलने वाले बालक को कष्ट होगा। कभी कभी तो निरुपमा केवल घर वालों को जलाने के लिए ही झूठे अनुष्ठान किया करती। उसे उन्हें सताने में मज़ा आता और वह सोचती कि तुम स्वार्थियों को जितना जलाओ उतना अच्छा है। तुम मेरा आदर केवल इसीलिए करते हो ना कि तुम्हें ये लगता है कि इस बार मैं एक पुत्र को जन्म दूंगी जो तुम्हारे कुल का नाम चलाएगा। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी बेटियाँ कुछ नहीं है, बल्कि आने वाला जो बालक है वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। ऐसे स्वार्थियों को निरुपमा सबक सिखाने की आकांक्षी है। उसे लगता है कि मेरा अपना कोई महत्व नहीं है, जो कुछ भी मेरे साथ यह हो रहा है, प्रेम का व्यवहार, स्नेह का व्यवहार, आदर सम्मान जो कुछ मुझे दिया जा रहा है वह केवल आने वाले पुत्र के नाते। यह मेरे पति हैं जिन्हें मुझसे कितना प्रेम था और जब मैंने पुत्रियों को जन्म दिया तब ये भी उसी स्वार्थ एवं सभ्य समाज की ओर जा मिले जो पुत्री जन्म को अभिशाप मानते हैं। खैर यही सही है, इस वक्त तो तुम मेरे काबू में हो,
जितना मैं चाहूँ तुम लोगों से करवा सकती हूँ। इसी मानसिकता के साथ निरुपमा अपने जीवन में आए इस सुखद क्षणों को जीने लगती है और इस प्रकार से दिन बीतते चले जाते हैं। कल की तासिका में भी हम इस कहानी के कथ्य और उद्देश्य पर और भी अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।